इससे पहले की टॉपिक में हमने आपसे मैदानों के भारत के मैदान के विभाजन के बारे में बात की थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में खादर और भांगर के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। तो पूरा एक मैदान का वर्गीकरण हमने कर लिया है, जिसमें राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र मैदान, एक तरह से हमने बात की थी। फिर गंगा मैदानों को भी अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा की बात की थी। हमने सुंदरबन डेल्टा की भी बात आपसे की थी। तो पूरे मैदानों का एक वर्गीकरण का विस्तृत डिस्कशन हम लोगों के बीच में हो चुका है। आज हम बात करेंगे उत्तर के इस विशाल मैदान की जो भारत में है, उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसा कि आप हमारे दिमाग में ये फ़ौरन बात आ जाती है मैदान का नाम सुनते ही, और ऐसा मैदान जहाँ खूब सारी नदियों का जल प्रवाह होता हो और खूब सारा डिपोजिशन होता है, तो नेचुरली हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये बड़ा ही कृषि उपयोगी मैदान होना चाहिए और बसाव के लिहाज से भी ठीक होना चाहिए। तो आज हम एक एक करके उन पॉइंट्स को यहाँ देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि ये वो भारत का मैदान है जो लगभग 1/4 हिस्से पर विस्तृत होने के बाद यहाँ 40 से 45% के आसपास पॉपुलेशन भारत की यहाँ निवास करती है। कई बार कहा जाता है कि हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग है, यानी आधी पॉपुलेशन का जो है वो ये आधार है यहाँ, जो इस मैदानी भाग में निवास करती है। यानी 1/4 हिस्से में लगभग आधी पॉपुलेशन, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी का क्या हाल हो सकता है। दूसरी जो बड़ी खास बात है यहाँ की, जो धरातलीय एतबार से बड़ी महत्वपूर्ण, उसमें लिखा फर्टाइल एलुवियल सॉइल, यानी जो उर्वर कांप मिट्टी की उपलब्धता, फ्लैट सरफेस यानी समतल सतह, स्लो मूविंग पेरिनियल रिवर्स यानी सतत वाहिनी धीरे धीरे प्रवाहित होने वाली नदियां। इसका मतलब है कि इसकी वजह से अपर्दन कम होता है, कटाव कम होता है और इनका एरिया काफ़ी विस्तृत होता है, ऐसी नदियां। साथ ही साथ फेवरेबल क्लाइमेट और अनुकूल जलवायु दशाएं होने की वजह से दिस इज द एरिया विच इज हैविंग इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी बड़ी सघन कृषि का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ इसके अनुकूल हैं। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी, समतल मैदानी भाग और सतत वाहिनी नदियाँ और अनुकूल जलवायु, जिसकी वजह से भारत का ये मैदानी भाग कृषि के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी भूभाग है। साथ ही साथ और क्या इसकी सुविधाएं हैं? द एक्सटेंसिव यूज ऑफ इरिगेशन, यानी खूब विस्तृत स्तर पर सिंचाई की सुविधाओं का उपयोग होने के नाते खास तौर से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वजह से यहाँ पूरे साल फसलों का उगाया जाना। बारिश में तो वर्षा होती है, जिस समय वर्षा नहीं होती है या जिन एरियाज में खासतौर से पश्चिमी भाग में मैदान के जहाँ वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, वहाँ नहरों का पूरा जाल बिछा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही विकसित अवस्था में कृषि है। और भारत का ये हिस्सा है जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन को यानी हरित क्रांति को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ खाद्यान्न और क्या कहते हैं व्यापारिक दोनों तरह की फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। इसीलिए उत्तर के इस विशाल मैदानी भाग को कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया, भारत का खाद्यान्न स्टोर जिसको हम कह सकते हैं, स्टोर हाउस ऑफ ग्रेन जिसे हम कह सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं ग्रेनरी का मतलब जहाँ अनाज रखे जाते हों, उस स्टोर को हम ग्रेनरी के जैसे कहा जाता है ना कैनेडियन प्रेरीज को कि ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसी तरह से विशाल मैदानी भाग को भारत के कहा जाता है ग्रेनरी ऑफ इंडिया, यानी खाद्यान्नों का गृह स्थल या स्टोर हाउस, जहाँ खूब मात्रा में कृषि क्रियाओं के द्वारा खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। और देखें आप कि इस थार डेजर्ट को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि थार डेजर्ट के बारे में हम जानते हैं बड़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, वर्षा लगभग नहीं के बराबर है, बहुत कम है, बिल्कुल रेत का समंदर है, तो खेती बाड़ी वहाँ संभव नहीं है, वनस्पतियों का वहाँ अभाव है। उसको छोड़ के बाकी सारे एरियाज में देखें तो क्योंकि बाकी सारा एरिया हमारा समतल है, बढ़िया कृषि होती है, खूब सारी घनी आबादी है, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ रोड और रेलवे का बड़ा सघन विकास हुआ है आसानी से, क्योंकि उनको समतल मैदान होने के नाते हम उसमें बड़ी आसानी से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, रोड का निर्माण कर सकते हैं, रेलवे का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ जब ये सारी चीज़ें विकसित हो गई कम्युनिकेशन के, मीडियम ट्रांसपोर्टेशन के, तो जिसकी वजह से क्या हुआ यहाँ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन,
वृहद स्तर पर औद्योगिकरण और नगरीकरण का विकास भी हुआ है। सड़कों और रेलवे के जाल बिछ जाने की वजह से बिकॉज ऑफ प्लेन सरफेस एरिया विथ ऑल फैसिलिटी दैट इज अवेलेबल फॉर द लिविंग ऑफ द मैन, यानी पॉपुलेशन को खाने जीने के लिए विकसित कृषि की होने की वजह से यहाँ औद्योगिकरण और नगरीकरण का भी विकास खूब हुआ है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और पार्ट्स ऑफ दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बड़ा इसका जो उपयोग है, इसके साथ साथ ये यहाँ मेंशन नहीं किया हमने, शायद रह गया, यहाँ जो अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं हम, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कब होगा? जब वहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध होंगे। तो ये वो मैदानी भाग है जिसको जो आमतौर पे नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना है, यानी अवसादी चट्टानों से निर्मित अधिकांश हिस्सा। तो हम जानते हैं एज ए ज्योग्राफर कि अवसादी चट्टानों में एक बहुत बड़ा रिसोर्स जो ईंधन का है वो पाया जाता है, जिसे हम पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कहते हैं। तो भारत के इस हिस्से में अपार मात्रा में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में हम देख रहे हैं राजस्थान जो विश्व के मानचित्र पर आ रहा है, खासतौर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए। पूरा बाड़मेर में वहाँ रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो अवसादी चट्टानें होने के नाते यहाँ जो है खूब पर्याप्त मात्रा में इस तरह के संसाधन भी पाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे रॉ मटीरियल, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो मैग्नीज हो, चाहे वो अन्य चीज़ें जो राजस्थान और पंजाब और आगे वेस्ट बंगाल का जो पूरा एरिया उधर पाए जाते हैं। बिहार में बहुत सारे खनिज संसाधन पाए जाते हैं जिनको हम छोटा नागपुर पठारी एरिया कहते हैं। उसके अलावा कुछ हिस्सा मैदानी भाग का है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खनिज संसाधनों के रूप में वहाँ भंडारण भी है उनका और उनका उत्पादन भी किया जाता है। इसलिए ये भारत का जो मैदान है एग्रीकल्चर के साथ साथ मिनरल के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी भारत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन सब के अलावा जो पूरी दुनिया में अपना एक छाप छोड़ती है ये भूमि भारत की, जिसको हम कह सकते हैं कि कल्चरल टूरिज्म, यानी टूरिज्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला एरिया। क्यों ऐसा है? यहाँ दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो खासतौर से जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है कि कई सारे धार्मिक स्थल अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ सेक्रेड रिवर्स लाइक गंगा एंड यमुना। तो गंगा और यमुना जो पवित्र नदियाँ हैं, इसके आसपास बहुत सारे पवित्र स्थल हैं जिनके दर्शन के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। क्यों? इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे जो धर्म हैं, विश्व के बड़े बड़े धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म कह सकते हैं, जैन धर्म कह सकते हैं, बौद्ध धर्म कह सकते हैं, सिख धर्म कह सकते हैं, इन धर्मों की जन्मस्थली भी ये भारत रहा है, ये मैदानी भाग रहा है। तो नेचुरली इनके बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मठ इस एरिया में पाए जाते हैं, जिनके दर्शन के लिए लोग देश विदेश से यहाँ आते हैं। और एक बात यह है कि यहाँ जो बड़े धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, गौतम बुद्ध और महावीर जैन, इन दोनों की स्थली होने के नाते इन दोनों धर्मों के लोगों का काफ़ी यहाँ इनका मूवमेंट यहाँ रहा, और जिसकी वजह से इसके साथ साथ भक्ति और सूफीज़म, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में हम राजस्थान के लोग सब जानते हैं। एक बड़ी जगह है जहाँ दुनिया से सारे हिंदू मुसलमान हर धर्म के लोग जो है वहाँ आते हैं उनकी ज़ियारत के लिए, उनकी दरगाह पे। तो सूफीज़म वगैरह का भी यहाँ विकास हुआ है, तो जिसकी वजह से ख़ासतौर से कल्चरल टूरिज़म यहाँ बहुत है। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो क्या कहते हैं हिस्टोरिकली बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो इलाहाबाद का संगम हो, चाहे वो राजस्थान के बहुत सारे महल और किले हों, चाहे वो इंदिरा गांधी कैनाल हो राजस्थान और पंजाब की। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए यूपी में आगरा है का ताजमहल है, कई सारे और ऐतिहासिक दृश्य से बड़े महत्वपूर्ण जगह हैं जो इन मैदानी भागों में अवस्थित है, जिसकी वजह से रिलीजियस और कल्चरल टूरिज़्म का भी बड़ा यहाँ योगदान रहा है। और ये सारी चीज़ें इस पूरे एरिया के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। तो हम कुल मिला के यूँ कह सकते हैं कि भारत का अगर आर्थिक आधार हम माने तो ये गंगा मैदान है जो भारतवासियों का पेट भरता है, और यहाँ इसीलिए सघन आबादी पाई जाती है। तो ये इकोनॉमिकली, रिलीजियसली और मिनरली जिसको हम कह सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा भारत का है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है वो सिग्निफिकेंस है भारत के विशाल मैदानों का, जिसे मैंने आपसे शेयर किया। और मैं समझता हूँ इतनी बातें जितनी हमने अब तक डिस्कस की है उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में, वो काफ़ी कुछ है। हम अपनी बात यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में हम कुछ भारत का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।